don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna... जी रहीम भाई, अब व्यूअर्स का सबसे पहला सवाल, डेड एंड शेल क्यों होता है? देखें, डेड एंड शेल की बहुत सारी रीजंस हैं। उसमें जो मैं समझता हूँ, एक तो ये कि आपके जो शेड के अंदर कोई भी किसी किस्म का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना हो। सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी हमारे परिंदों की उतनी ही ज़्यादा हमारी आमदन होगी, जितनी कम होगी उतना हम कम कमाएंगे। तो ये आपके सामने एक अंडा है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एक जानदार चीज़ है, और अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो आपको इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख नज़र आएंगे। अक्सर सवाल पूछा जाता है डेड एंड शेल क्यों होता है, हम में से अक्सर लोग वजह नहीं जानते। डेड एंड शेल के वजूहात बहुत सारी मुख्तलिफ हैं। उनमें से एक, जब आबो हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो नमी होती है ना हवा के अंदर, उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा होता है। वो बैक्टीरिया घुसता है इन सुराखों के ज़रिए, जो कि अंदर जाकर एम्ब्रियो को ख़राब करता है। ये है एक वजह। दूसरी वजह, हमारे बॉक्सेस के अंदर की सफाई का ना होना, बिटकों का होना। जहाँ पे बिटक होगी, गीली होगी, वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होगा, वो अंदर जाकर इस एग को ख़राब करेगा। जिस तरह मैंने कहा, बेशुमार वजूहात। मैं यहाँ पे एक और बात को दोहराता हूँ, हम लालच में आकर, हमसे कौन मुराद है, हम सारे के सारे, शेख नवीद समेत, हम लालच में आकर जुल्म करते हैं परिंदों के साथ। एक बर्ड को हमें उसूल बना लेना चाहिए कि अंग्रेज़ों के बताए हुए कायदे के मुताबिक 12 महीने से पहले बर्ड को ब्रीड पे ना लगाएं, ज़्यादती ना करें। जितना बर्ड बड़ा होगा उतना अच्छा डिलीवर कर पाएगा। इसके अलावा इस अंडे के मुतल्लिक चीज़ें, कुछ न्यू फैंसियाज़ है जिनको समझ नहीं है कि अब ये पता कैसे चलेगा कि ये फर्टाइल है या नहीं। आपने सिंपल सी बात, आपने एग को यूँ लिटा देना है। टॉर्च कैंडल मिलती है, आपने उस कैंडल के साथ इसके नुक्कर पे जो है ना, यहाँ पे लाइट लगानी है। 7 से लेकर 10 दिन के बाद अगर इस अंडे के अंदर आपको रगें नज़र आ गई तो इसका मतलब है आपका अंडा फर्टाइल है। अगर अंडे के ले होने के 10 दिन तक अंडा फर्टाइल ना हो, सुर्खी नज़र नहीं आ रही, रगें नहीं बन रही, तो आपने इस अंडे को उठाकर फेंक देना है। ये किसी काम का नहीं है। हमारे अंदर हौसला नहीं होता अंडा फेंकना, हमने क्या पता नहीं शायद ही निकल आए, वक्त अपना ज़ाय करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल व्यूअर्स का ये है कि अगर किसी बर्ड को सर्दी लगे और उसको ठंड लग गई है और हमें पता है एज ए ब्रीड है कि अब ब्रीड नहीं करेगा, उसके अलामात क्या, उसके सिम्टम्स, यानी किस तरह पता चलता है एक देखकर? सर्दियों में जो बर्ड्स को ठंड लगती है बड़ा नॉर्मल है, और देख के इस तरह पता चलता है कि वैसे तो रूटीन में भी बर्ड फ्लफ्ड अप होता है, क्योंकि नेचुरली अल्लाह ने इनमें रखे होते हैं। जब बर्ड को सर्दी लगती है तो वो जो इनर इनकी जो एक समझ लें स्किन के ऊपर जो बाल हैं, उसको वो थोड़ा सा उससे अपने आप को एज अ ब्लैंकेट का यूज़ करता है। लेकिन अगर परमानेंटली आप देखें कि बर्ड ज़्यादा देर तक फूल के बैठ रहा है, और ख़ास तौर पे ड्रॉपिंग्स को नोट करें, अगर ड्रॉपिंग्स में आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि बर्ड को थोड़ी ठंड लगी है। जी नाज़रीन, एग बाइंडिंग की होने की एक और वजह, सर्दियों के अंदर आपने कभी देखा आपका बर्ड यूँ इस तरह करके बैठा होता है, अपने गर्दन को पीठ के अंदर वो अपने घुसा देता है, और आपको नज़र आ रहा होता है कि बर्ड को आपको ठंड लगी हुई है। होता क्या है, सख्त सर्दी की वजह से बर्ड्स अपने मसल्स को यूं टेंस कर देते हैं। ऐसे मसल्स टेंस करने की वजह से एग बाइंडिंग होती है। तो जब ऐसे सूरत हाल हो, आपने करना क्या है, अपने उस परिंदे को निकालकर किसी गर्म जगह पे रखना है जहां पे वार्म टेम्परेचर हो। ये क्यों होता है, सर्दी की वजह से। तो आपने, इसका मतलब क्या है, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी तो आपके बर्ड यूं करके बैठेगा, एग बाइंडिंग के चांसेस होते हैं। अक्सर लोगों को ये वजह पता नहीं है। अगला सवाल, कई लोग कहते हैं कि हमारे वायरस आ चुका है हमारे एवरीज के अंदर, या चिक्स मर रही हैं, एंड बसाओकात वजूहात, कई वजूहात में से एक वजह होती है कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है हमारे एवरी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल, क्या क्या तरीक़ाकार, यानी हमें क्या अपनाना चाहिए? देखें, ये बड़ा वाइड सब्जेक्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। वायरल इन्फेक्शन अब किस टाइप के हैं, नंबर 1, ठीक है। वायरस की पहली बात यह है कि वायरस का कोई भी ऐसा उस तरह इलाज नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे बर्ड के अंदर इतनी इम्यूनिटी रखी होती है कि वो उससे फाइट करता है, और वायरल जो भी वायरस बॉडी को जिसने हिट किया हुआ है वो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम बॉडी से एक्सपेल हो जाता है।
तो अब वायरस जो ये मैं थोड़ी सी इसमें बताता हूँ, जो दो ज़रा आजकल चल रहे हैं इश्यूज़। एक तो सबसे कॉमन इशू आता है आई इन्फेक्शन, अगर वायरल है। अच्छा, उसमें बैक्टीरियल इशू भी है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं वायरल से रिलेटेड भी, कि आप लोग उस चीज़ से बच सकें, उसके क्या प्रिकॉशंस हैं वो लें आप। तो एक तो आई इन्फेक्शन से रिलेटेड वायरल है, पॉक्स वगैरह, और एक जो बड़ा फिर कॉमन है वो है पोलियोमा, जो भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि पोलियोमा के वो क्या सिम्टम्स हैं। तो इसमें जो मैंने अब तक जो चीज़ सीखी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है एहतियात। आप इस चीज़ को आने ही ना दें। उसके लिए क्वारंटाइन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है। जिससे भी बर्ड लें, जहाँ से भी बर्ड लें, इम्पोर्टेड लें, लोकल लें, जो भी लें, आपने उसको क्वारंटाइन करना है। और आपने इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि जिन लोगों से आप बर्ड लेते हैं उनकी एवरी के एनवायरनमेंट कैसे हैं, कि वो हाइजीन उनकी कितनी अच्छी है। तो अच्छी एवरी से जब आप बर्ड लेंगे तो उसके अंदर चांसेस कम होगा। इवन देन क्वारंटाइन शुड बी एन SOP ऑफ एनी एवरी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ, कि कई व्यूअर्स होते हैं कि हमारा बर्ड मरता है, कई लोगों के बर्ड नहीं मरते। ये असल में जो है ना, हर बंदा फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया पे अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा होता है। जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं ओबियसली वो एक कॉमन सेंस की बात आप शेयर नहीं करते। लेकिन ज़रा आप लोगों को हौसला देने के लिए मैं बताऊंगा कि मैंने एक बर्ड मंगवाया एंड इट वाज अ पाब्लू डन फेलो। चलो, जिस तरह मैं मिसाल दे रहा होता हूँ, वो एक डन फेलो हो और एक कल्टस हो, वो बराबर समझ लो 10 लाख रुपए का एक बर्ड है। मैंने एक 10 लाख रुपए के बर्ड को अपनी आंखों से खुद मरते हुए देखा है, ठीक है। एंड मैंने कई लोगों से पूछा इसकी क्या वजूहात हो सकती है। देखो, हम सब के सब एक लर्निंग प्रोसेस में है। जो मुझे एक वजह समझ आई है, एक नंबर 1, उसको फर्स्ट पे तो नहीं, लेकिन नज़र बद एक बुरी चीज़ है जो एक हकीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद खड़े इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है। तो इसका इनकार कोई नहीं कर सकता। नंबर 2, जहाँ से मैंने अब डन फेलो, पूरी दुनिया को पता है डन फेलोज फिलीपीन से ब्रीड होते हैं एंड वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आबो हवा, इट्स ट्रॉपिकल। पहले भी बर्ड्स मंगवाए, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि मैंने और लोगों से भी फीडबैक लिया, मोर्टेलिटीज़ काफ़ी हुई हैं। क्यों? हमने बर्ड ख़रीदा बड़ी उम्र में एंड जब ब्रीड की बारी आई तो हमने शायद जल्दबाजी भी की इस लालच में आकर कि 1 मिलियन को हमने 5 मिलियन तक लेकर आना है, और हमने वो एटमॉस्फेयर नहीं दिया जो हमें देना चाहिए। आई बिलीव इट नीडेड अ मोर ऑफ अ वार्मर एरिया, एंड जहाँ पे हमने अपने रोजी कोलीज, ग्रीन फिशेस, तगड़े तोते लगाए हुए हैं, वहाँ पे हमने उसको भी डाल दिया। तो यहाँ पे मैं बात यह ऐड करना चाह रहा हूँ कि हम जिस तरह पैसे लगाते हैं ना अपने लव बर्ड्स के ऊपर, हमने अपने हाउसिंग के ऊपर नहीं की। जो हम एवरी मैनेजमेंट से रिलेटेड और हाउसिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे, और शेख साहब और मैं ये बात कर रहे थे कि हमने इतने लाखों के बर्ड्स हम लोग लेते हैं, लेकिन हाउसिंग पे कोई तवज्जो नहीं है। तो हाउसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बर्ड को आपने टेस्ट भी नहीं करना एक्सट्रीम वेदर्स देके, कि आपको उसको एक्सट्रीम कोल्ड में भी टेस्ट करें और एक्सट्रीम समर्स में भी। तो कोशिश करें कि प्लस माइनस थोड़ा बर्ड को इतना हार्डी बनाएं कि वो बेयर कर सके, लेकिन इतना उसको टेस्ट नहीं करना कि कोई भी बर्ड अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी वीक है तो वो फिर बचेगा नहीं। लोगों के पास इनफर्टिलिटी का इशू आ रहा है, तो मेरे ख्याल आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर, ओवर टू यू। अच्छा, इस साल तो इंटरेस्टिंगली इतना ज़्यादा आया है ये इशू कि मोस्टली लोगों के 80-90% लोगों के पहले क्लचेस जो हैं वो इनफर्टाइल के हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं बस थोड़ा सा टच करूंगा। नंबर 1, एक तो ये कि बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 12 मंथ्स, आइडियली 18 मंथ्स, लेकिन कम से कम 12 महीने हो। फिर हमने पेयर्स को स्ट्रिक्टली से कहें, यानी वाकई हम 12 में, हम में से शायद इंक्लूडिंग मी, हम 12 महीने इंतजार नहीं करते, लेकिन हमें करना चाहिए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह कि हम लोग जब अपने पेयर्स को छोड़ते हैं बर्ड्स को केजेस के अंदर, हम ये चीज़ नोट ही नहीं करते कि वो बॉन्डेड भी हैं कि नहीं, और हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अब फीमेल हीट पे आगे मल्टीविटामिन चल रहे हैं और हाई प्रोटीन डाइट चल रही है, अब फीमेल ने हीट पे आगे अगले कर देना है और वो इनफर्टाइल एग होंगे। और उसमें एक और चीज़ कि वो अपनी कैल्शियम के जो उसके अंदर जो सी एनर्जी वो उसने वेस्ट की है उसमें, तो पेयरिंग भी होना उसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं है कि उनको विटामिन ज़्यादा तगड़े देने हैं। अच्छी डाइट का मतलब ये है कि उसको हाइजीन होना चाहिए। मतलब कि जैसे अब हम अपना दाना साफ़ करते हैं, जो गीला दाना हम अक्सर अपना सॉफ्ट फूड बनाते हैं, तो उसको हमने कपड़ा एक या कुछ रखा होता है कि जिसको हम रोज़ उसका पानी निकाल के उससे साफ़ करते हैं और देन उसको हम तोतों को डाल देते हैं। तो होता कि आप ठंड है
सर्दियों का मौसम है, तो वो पानी का जो कपड़ा है वो गीला ही रहता है। अगले दिन जब आप उसको साफ़ करने उसी कपड़े से जा रहे हैं तो वो कपड़ा गीला ही है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा हो चुका हुआ है। तो जब आप उससे अपना दाना जो है वो आप साफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बर्ड के जो दाने पे वो भी बैक्टीरिया लगेगा, और आपके बच्चे एक्सपायर होने की ये वजह भी हो सकती है कि वो बैक्टीरिया जो है, जो हमने कपड़े से एक हमें नज़र आ रहा है कि वो गीला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो ही बैक्टीरिया पैदा करके आपके बच्चों को सॉफ्ट फूड में जा रहा है, और जब उनको फीड हो रहा है तो वो फिर आपके बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत अहम नुक्ता वो है विटामिन डी। विटामिन डी परिंदों की मेन खुराक है जो कि हमें मिलती है सनलाइट से। अब धूप की जो शुआएं हैं जब वो डायरेक्ट पड़ती हैं परिंदों के ऊपर, कई लोग कहते हैं बर्ड यूरोप का देखो बर्फ़ पड़ रही होती है वो मरता नहीं, आप लोगों ने हीटर चलाए हुए हैं। मेरी जान, परिंदे परिंदे का फ़र्क है, एवरी का फ़र्क है। जिस मैं गारंटी के साथ, तहकीक के साथ ये बात कह सकता हूँ, जिस परिंदे को सुबह की रोशनी की धूप की शुआएं पड़े वो सख्त सर्दी की रात निकाल देगा हीटर के बगैर। जिस परिंदे को सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, वो रहता ही साया में है, उसमें डिफिशिएंसी है विटामिन डी की, वो आपका बर्ड सर्दियाँ नहीं निकाल पाता। ठीक हो गया। एक और फ़ायदा सूरज की रोशनी का, जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है जिन पिंजरों के अंदर बिटके होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं, जहाँ पे तर रहती हैं वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। अच्छा, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर आपके परिंदों को सूरज की रोशनी नहीं पड़ती तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी सप्लीमेंट से भी दूर हो सकती है। द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई नो इज सोलिविट डी ब्रीडर, वो आपने इस्तेमाल करना है। सोलिविट डी ब्रीडर आपने 1 ग्राम या 1 kg सॉफ्ट फूड पे या 1 लीटर पानी में डालना है। अच्छा, इसी तरह अब धूप से एक बात हो रही है, मैंने ये खुद एनालिसिस किया है। एक पिंजरा है उसमें धूप पड़ती है और एक है जो बिल्कुल साए में है। जब ये बर्ड बिटके करता है ना और उस पर धूप पड़ती है वो खुश्क हो जाता है, एंड जहाँ पे वो गीला रहता है ना वहाँ से आपका ऑब्वियसली बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, वो फैल रहा है और आपको पता भी नहीं चलता कि एक वायरस है ये क्या है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन, कई लोगों ने मुझे कहा था कि जहाँ पे इस तरह के बैक्टीरिया हो फिर ऑब्वियसली एंटी बैक्टीरियल सोल्यूशंस हैं हमारे पास, तो उसमें एक था नंबर 1 विरकोनेस का इस्तेमाल। अब ये विरकोनेस है जो मैंने पैकेट में डाला हुआ है। अब ये आधी लीटर की बोतल है, खाली साफ किया हुआ है। अब इसके अंदर 1 ग्राम का 1 चम्मच डल गया, एक और चम्मच, हम 2 ग्राम डालते हैं एक आधी लीटर पानी की बोतल में। अच्छा, अब इसके अंदर पानी भरने के बाद आपने इसको अच्छी तरह बंद करके आपने इस तरह अच्छी तरह शेक करना है, देखो अच्छी तरह मिक्स करना है। इस पानी को अब हम डालेंगे स्प्रेयर के अंदर, शावर के अंदर। अच्छा, वैसे मैंने आपको ये मिकदार जो आपको दिखाई है ना आधी लीटर, क्योंकि वो 500 मिलीलीटर है, उसमें 2 ग्राम डालने हैं। अगर ये आपको आधी लीटर का लगती है पहचान करके तो आप इसमें डायरेक्ट डालकर इसमें मिक्स कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। अब आपने ये स्प्रे कैसे करना है, अब ये गौर से देखना। जब आपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करना है तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है, आजकल अभी भी सर्दी है, तो आपने यूं डायरेक्ट बर्ड्स के ऊपर इस तरह स्प्रे करना है, ये विरकोनेस वाला पानी, इससे कोई नुकसान नहीं है। और इसी तरह आपने बर्ड्स के स्टिक्स के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करना है, बर्ड्स के स्टिक्स के ऊपर, पीछे वाले पर्च के ऊपर, जालियों के ऊपर, छत पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने दाना पानी निकाला हुआ है। और अगर ये दाने पानी के ऊपर गिर भी जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। अब डायरेक्ट उसमें ना करना, लेकिन गिर जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये एंटी बैक्टीरियल वाटर आपके सामने यहाँ पे चिक्स निकले हुए हैं। अब इसका तरीका कार क्या है कि आपने अपना हाथ अंदर रखना है बच्चों के ऊपर और इर्द गिर्द आपने यूं शावर करना है अच्छी तरह बॉक्स के अंदर, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया। ये बिटके बनी हुई है दरवाजे के ऊपर, इसके ऊपर अच्छी तरह कर लें, कोई नुकसान नहीं है इंशाल्लाह। एंड दिस विल प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे आजकल हमारे बच्चे मर जाते हैं। जो आपकी एवरी का फ्लोर है उसको ज़रूर आप किसी एंटीसेप्टिक जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, फिनाइल या व्हाटएवर, आप उसको वॉश करवाएं। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 1 पे विरकॉन एस, नंबर 2 ब्रोमोसेप्ट, नंबर 3 साबन, हाँ जी, लेमन मैक्स लिक्विड, इसकी जो झाग बनती है ना वो आपने डालना है। किस तरह? जब ह्यूमिडिटी आपको नजर आ रहा है कि लो हो रही है, आप इन 3 चीजों को मुख्तलिफ दिनों में, फॉर एग्जांपल एक दिन ये डाल दिया, एक दिन ये डाल दिया, एक दिन विरकॉन एस, वो आपने डालकर अपने फर्श पे फेंक देना है। उससे ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी और जो आबो हवा के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो इस एंटीसेप्टिक से मर जाता है। बैक्टीरिया से दूर रहने के लिए, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए आपने यूं विरकॉन एस वाला पानी आपने इस तरह गिरा देना जमीन पे।
ठीक हो गया। आप इसको बाद में वाइपर के साथ इसको थोड़ा फैलाकर इसको साफ कर दें ताकि साथ साथ सफाई होती जाए। और पूरा खुश्क नहीं करना, पूरा खुश्क नहीं, कुछ गीला रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज इज, कौन सी ऐसी खुराक है दानों के अलावा जिससे हमारे बर्ड्स के इम्यून सिस्टम मजबूत होता है? अब हर बंदा हज़ारों रुपए की दवाइयाँ नहीं खरीद सकता। अब कई हमारे सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद अल्बिनोज या उससे इर्द गिर्द यानी म्यूटेशंस ब्रीड करवा रहे हैं, तो वो कौन सी खुराक डालें जिससे उनको फ़ायदा हो? अब अगर हम यूँ बात करें कि इम्यूनिटी किस तरह बूस्ट होती है, तो हम कहेंगे विटामिन ए की बहुत अच्छी क्वांटिटी हो तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। ये बेसिकली एक बैलेंस डाइट है। अगर आप अपने बर्ड्स की रिक्वायरमेंट बैलेंस डाइट से पूरी कर रहे हैं तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। इसी तरह अगर आपके बर्ड को एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर आपके बर्ड को एक्सरसाइज मिल रही है थोड़ी बहुत तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। आई वुड से कि जो आपके बर्ड्स को जो भी आप डाइट दे रहे हैं वो कोशिश करें जिस तरह हम कहते हैं ऑर्गेनिक या हाइजीनिक हो, वो साफ़ हो। पानी, यस ये हम भूल गए थे, पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। आपके पानी के जो अगेन वही वाली बात जो भी हमने थोड़ी देर पहले की कि उसके अंदर पीएच लेवल क्या है, उसकी वो TDS होती है, ठीक है, वो क्या है, इसको ज़रूर चेक करें। हम फिर ना भाग के चले जाते हैं वाइल्ड में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वाइल्ड में और भी बहुत कुछ नहीं होता। वाइल्ड में अल्बिनो भी नहीं होता और पेल फेलो भी शायद ना हो। अच्छा, एक और चीज़, मैंने बहुत मुख्तलिफ लोगों के जो है चीज़ें देखी हैं, वो कहते हैं बर्ड को नेचर के करीब रखें। हमारा बर्ड कैप्टिविटी में है, हमारा बर्ड जंगलात में नहीं पल रहा, वो है ही कैप्टिविटी में। तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कई अच्छा, अब खिड़कियों का बिल्कुल खोल देना गलत कॉन्सेप्ट है। खिड़कियों को सिर्फ बंद रखना गलत कॉन्सेप्ट है। आपने मेंटेन करना है। मेंटेन करने का तरीका क्या है? आपका आइडियल टेम्परेचर कोशिश करें 20, 21, 22, 23, 24 के हद तक आप मेंटेन करने की कोशिश करें। ह्यूमिडिटी 50 तक होना क्या चाहिए? मैं अपने अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैंने आज तक ये डिजिटल मीटर को कभी नहीं देखा, ना ही लाहौर मकतब में, ना ही मुरीद के में। मैं अंदर आता हूं, अगर मैं खुद सांस लेने में मेरे लिए आसानी है तो मैं समझता हूं परिंदों के लिए अच्छा है। अगर मुझे सफोकेशन होती है तो हम क्या करते हैं? हम एग्जॉस्ट फैंस चलाते हैं। अब जरा देखना पिछले दरवाजे को, बंद है एग्जॉस्ट फैंस। अब जैसे चलेंगे, अब गौर करना, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में ए वेंटिलेशन किसको कहते हैं? क्रॉस वेंटिलेशन किसको कहते हैं? एक तरफ खिड़की हो, परली तरफ एग्जॉस्ट लगी हो ताकि वो वहां से हवा को खें। जरा दोबारा एग्जॉस्ट चला के दिखाएं, वहां पे एग्जॉस्ट है। अब देखना, अब यहां से सारी हवा सक होकर बाहर जा रही है। तो आपने ये ए वेंटिलेशन अपने शेड्स में जरूर करना है। क्यों? कुछ ऐसी फ्यूम्स पैदा होती हैं जिससे बर्ड्स को नुकसान होता है। अब आप कहेंगे क्या बातें कर रहा है ये बंदा। मुझे बताएं, मरी के मामलात में जो लोग मरी में फौत हुए हैं, हुआ क्या था? गाड़ियां बंद थी, हीटर चल रहे थे, बाहर का टेम्परेचर बहुत सख्त था, एग्जॉस्ट बंद था और अंदर गाड़ी के अंदर फ्यूम्स पैदा होते हैं। जब वो फ्यूम्स पैदा होते हैं तो 20 मिनट के अंदर बंदा फटक जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे फ्यूम्स को निकालना जरूरी है। इस साल काफ़ी नुकसानात खुद पर्सनली देखने के बाद मैंने तो अपना फैसला कर लिया है कि नंबर 1, एक तो मैं ज़्यादा फॉस्टरिंग नहीं करवाऊंगा, मैं बर्ड से ही ब्रीड करवाऊंगा। और वो भी रोकने के बाद, मैं भी उन फैंसीज में शुमार होता हूँ जिनको वो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन का शौक होता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हमने लॉन्ग टर्म चलना है ना, इसके अंदर हमने क्वालिटी पे काम करना है, तो हमें कुछ अपने अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। देखो, हम आवाम को उस वक्त कहेंगे कि यार ये गलत है जब अपने घरों से शुरू करें। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, इंशाल्लाह तो मेरी अब ये कोशिश होगी कि मैं उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ब्रीड करवाऊँ। एवरीज बनाकर बर्ड्स को उसमें छोड़ा, सनलाइट भी दिया 12 महीने से पहले। तो सर, टू वाइंड इट अप, आई वुड से कि कई अब फाइनल सवाल नहीं, क्योंकि मैंने सवाल अब कर लिए हैं। तो टू वाइंड दिस अप, अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि शेख साहब क्या ये हम इसको एज अ मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं या नहीं? तो मैं ये आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी आप लोगों ने ये काम अगर नहीं शुरू किया तो आज भी आप अपने घर में इज्जत के साथ खा पी रहे हैं ना, तो जो भी आपके ज़रिया आमदन है, मेक दिस अ सेकंड एडिशनल इनकम। तो अगर आपकी एडिशनल इनकम अच्छी फ्लो हो जाता है, ये मेरा गारंटी है कि आपकी प्राइमरी से भी अच्छा रिजल्ट देगा। एंड कहते हैं ना, यू शुडंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। एक से ज़्यादा कारोबार चलाएं।
जनरेट मनी विद दिस इंटेंशन कि हमने अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करना है।